हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कि सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अमन और आप अभी हो हॉरर जोन में। आज की स्टोरी शेयर करी है संजय ने। तो सबसे पहले मैं संजय का धन्यवाद करना चाहूँगा अपना रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करने के लिए। इस स्टोरी में उन्होंने किसी सुनसान रोड की बात करी है जहाँ से वो डेली अप डाउन करते थे। एक बार वो उसी रोड से गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी प्रेत आत्मा के वश में आ जाते हैं। उस बात का उन्हें तब पता नहीं चलता जब वो घर आते हैं तो वही प्रेत आत्मा उनकी प्रेग्नेंट वाइफ पे हावी हो जाती है। फिर आगे क्या होता है और वो उस प्रेत आत्मा से कैसे छुटकारा पाते हैं, चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। मेरा नाम संजय है और मेरी उम्र 31 साल है। मैं और मेरी फैमिली शहर में रहते हैं, लेकिन मुझे जॉब करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है। मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा और मेरी दादी रहते हैं। छोटी बहन भी रहती थी, लेकिन उसकी शादी हो गई। मेरी मॉम की डेथ तभी हो गई थी जब मैं लगभग 10 साल का था। जो मैं बात आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। ये बात लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं 27 साल का था। तब मेरी छोटी बहन की भी शादी नहीं हुई थी, वो हमारे साथ ही रहती थी। लेकिन मेरी शादी को 1 साल हो चुका था और मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा था। जॉब करने के लिए मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता और शाम को 6 बजे तक घर वापिस आ जाता था। मेरी वाइफ का नाम शालू है और वो बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। सुबह जितनी देर तक मैं रेडी होता था, वो उतने में टिफिन रेडी करके मेरे सामने रख देती थी। हमारे घर में एक पूजा स्थान भी है, जहाँ से मैं लगभग हर दिन माथा टेक कर और माथे पे तिलक लगाकर हर रोज ऑफिस के लिए निकलता था। घर से ऑफिस तक का जो रास्ता है, उसके बीचों बीच कुछ ऐसा भी रास्ता था जो बहुत ही ज्यादा सुनसान था, बहुत ही वीरान सा रास्ता था। मतलब अगर आप उस रास्ते से गुजरोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई देख रहा है या फिर आपको कोई कुछ बोल रहा है। उस रास्ते के दोनों साइड पे पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, वो पेड़ किसी ने अपने खेतों में लगाए हुए थे। लेकिन वो पेड़ इतने ज्यादा घने थे कि अगर आप उस रास्ते से दिन में भी गुजरोगे तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। लेकिन मेरा उस रास्ते से डेली आना जाना होता रहता था, तो मुझे उस रास्ते की आदत हो गई थी। फ्राइडे के दिन मैं ऑफिस जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया। मैं जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हुआ। मेरी वाइफ ने मुझे टिफिन बांध के दिया और मैं टिफिन उठा के ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उस दिन मैंने अपने पूजा स्थल पर माथा नहीं टेका था और ना ही माथे पे तिलक लगाया था। ऐसा नहीं था कि मैं पहले कभी तिलक लगाना नहीं भूला था, मैं पहले भी बहुत बार तिलक लगाना भूल गया था। लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया था। मैं ऑफिस अच्छे से पहुंच गया। वहां जाकर मैंने अच्छे से काम किया और हर बार की तरह जब 5 बजे मुझे छुट्टी हुई तो मैं अपने ऑफिस से घर के रास्ते पर निकल पड़ा। वो दिन भी आम दिन की तरह गुजरने वाला था, जब तक मैं उस सुनसान रास्ते के पास नहीं पहुंचा। क्योंकि जब मैं उस रास्ते के पास से गुजर रहा था तो मुझे हर बार की तरह सन्नाटा तो महसूस हो ही रहा था। साथ ही साथ मुझे कानों में किसी के बोलने की आवाज भी आ रही थी। वो आवाज ज्यादा क्लियर तो नहीं थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा आने लगी थी कि मुझे मोटरसाइकिल को रोकना ही पड़ा। मैंने जैसे ही बाइक को रोका, वैसे ही आवाज आना बंद हो गई और चारों तरफ एकदम से सन्नाटा हो गया। मैं अपने मोटरसाइकिल की तरफ देखने लगा कि कहीं मेरे मोटरसाइकिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई जिसकी वजह से मेरा मोटरसाइकिल आवाज कर रहा है। मैंने मोटरसाइकिल को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन इस बार कोई भी आवाज नहीं आई। मैंने जैसे ही पहला गियर डाला तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मोटरसाइकिल की बैक सीट पे कोई आकर बैठ गया हो। जब कोई बैक सीट पे आके बैठता है तो भारी वजन फील होता है। मुझे भी वैसा ही भारी वजन फील हो रहा था, लेकिन मेरी बैक सीट पे कोई नहीं बैठा था। तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल का गियर डाला और सीधा घर पहुंच गया।
हर रोज की तरह मेरी पूरी फैमिली ने एक साथ डिनर किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा था और वो आराम से बेड पे सो रही थी। मैं भी उसके बगल में ही लेटा हुआ था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और नींद ना आने के कारण मैं बार बार करवटें बदल रहा था। मुझे ऐसा फील हुआ कि बार बार करवटें बदलने से मेरी वाइफ की नींद टूट जाएगी और वो उठ जाएगी। इसलिए मैंने अपना तकिया उठाया और बाहर हॉल में आकर सोफे पे लेट गया। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मुझे नींद अभी तक नहीं आई थी। अचानक से मेरे रूम से मेरी वाइफ के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो इतना जोर से चिल्ला रही थी कि मैं और मेरी पूरी फैमिली घबराहट में मेरी वाइफ का नाम लेते हुए मेरे रूम की तरफ भागे। मैं, पापा, दादी और मेरी बहन जब मेरे रूम के डोर के पास पहुंचे तो हम सब ने वहां जो भी देखा उसे याद करने के बाद आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सभी ने देखा कि मेरी वाइफ के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं और वो हमारे रूम में पड़ी अलमीरा में जोर जोर से पंच मार रही है और उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी बोल रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मैं भागा भागा जैसे ही उसके करीब गया तो उसने जोर से मुझे धक्का दिया। वो धक्का इतना ज्यादा जोर का था कि मैं पिछली दीवार के पास जाके गिरा। पापा, दादी और मेरी छोटी बहन बहुत ही ज्यादा डर गए। मेरे पापा डोर पे खड़े खड़े ही जोर से बोले, शालू ये क्या कर रही हो? मेरी वाइफ जोर जोर से रोने लगी और वो बोली कि ये मैं नहीं कर रही, ये कोई और कर रहा है, मुझे माफ कर दो। इसके ठीक बाद वो जोर जोर से हंसने लगी और अपने बालों को पूरी तरह से खलार कर बोली, ये मैं कर रही हूँ। उसके बाल पूरी तरह से उसके हाथों में लगे खून से रंग चुके थे। उस रात से ज्यादा खौफनाक मैंने कुछ नहीं देखा था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ऊपर से उसकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगा। लेकिन मेरे पिताजी ने अभी तक हौसला नहीं खोया था और वो बोलने लगे कि तू जो भी है हमारी बहू को छोड़ दे, ये प्रेग्नेंट है। ऐसा बोलते बोलते मेरे पिताजी का भी गला भर आया। ये सुनते ही उस चुड़ैल ने मेरी वाइफ के हाथ पैर पूरी तरह मरोड़ दिए, जिसके कारण मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगी। लेकिन उसके अंदर जो चुड़ैल थी वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ये प्रेग्नेंट है तभी तो इसे पकड़ा है। ये सब कुछ देखने के बाद मेरे पिताजी भागे भागे रूम में गए और उन्होंने हमारे गुरुजी को कॉल लगाया। किस्मत का ही खेल था कि मेरे गुरुजी ने तुरंत ही कॉल उठा लिया। गुरुजी बोले कि जो शब्द मैंने तुम लोगों को जाप करने के लिए दिया है उन शब्दों को बहू के सामने जाकर ऊंची आवाज में पढ़ो। पिताजी भागे भागे वापस हमारे रूम में आए और वो बोले कि जो शब्द गुरुजी ने जाप करने के लिए दिए हैं उन्हें जोर जोर से बोलो। हम सभी एक साथ उन शब्दों का जाप करने लगे। मेरी वाइफ के अंदर जो चुड़ैल थी अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। हमको शालू की आवाज और उस आत्मा की आवाज में साफ फर्क सुनाई दे रहा था। शालू के हाथ पैर और ज्यादा मुड़ने लगे, लेकिन वो भी धीरे धीरे शब्दों का जाप करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद वो आत्मा चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि वो वापस जरूर आएगी और हमारे बच्चे की, जो कि मेरी वाइफ के पेट के अंदर है, उसकी बलि जरूर लेगी। ऐसा बोलते बोलते उसने शालू के शरीर को छोड़ दिया और शालू बेहोश होने के कारण जोर से फ्लोर पे गिर गई। मेरी बहन ने शालू के खून से सने बालों को धोया और मैं और मेरे पिताजी शालू को डॉक्टर के पास लेके गए और वहां पे जाकर उसके हाथों पर मलहम पट्टी करवाई। लगभग आधे घंटे बाद शालू को होश भी आ गया और वो जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते पूरी फैमिली से माफी मांगने लगी। वो रात हमारी पूरी फैमिली ने जाग कर गुजारी थी। शालू के हाथ पैर जो मुड़े हुए थे वो भी सुबह होते तक ठीक हो गए थे। हमारी पूरी फैमिली उसी दिन गुरुजी के पास गए और उन्हें रात की पूरी घटना बताई कि रात को क्या क्या हुआ था और उस चुड़ैल ने क्या कहा था। सारी बात सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि वो आत्मा अभी भी तुम्हारे घर के अंदर है और वो तुम्हारे बच्चे की बलि मांग रही है।
उन्होंने ये भी बताया कि ये जो आत्मा है ये तुम्हारे किसी अपने नहीं तुम्हारे पीछे लगाई है। गुरुजी ने ये भी बताया कि जिसने भी ये आत्मा तुम्हारे पीछे लगाई है वो तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ाकर खुद के बच्चा होने की इच्छा पूरी करना चाहती है। ये बात सुनने के बाद हमारी पूरी फैमिली गुरुजी पर जोर डालने लगे कि ये किसने किया है बताओ, लेकिन गुरुजी ने बताने से साफ मना कर दिया और वो बोले कि 2 दिन बाद तुम्हारे घर में पूजा करनी होगी ताकि वो जो आत्मा तुम्हारे घर में है वो तुम्हारे घर से बाहर चली जाए। इन 2 दिनों में हमारे घर में कोई भी अजीब एक्टिविटी नहीं हुई। 2 दिन बाद जैसे ही गुरुजी ने हमारे घर के अंदर पांव रखा साथ ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो हमारे घर के हर रूम में घूमते गए, इवन टॉयलेट में भी। जैसे ही मंत्र पढ़ते पढ़ते वो मेरी बहन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरी बहन की आंखें लाल हो चुकी हैं और वो बहुत गुस्से में है। उन्होंने तुरंत ही हमें उससे पीछे हटने को कहा। हम जैसे ही पीछे हटने लगे उसने गुरुजी को धक्का देने की कोशिश करी लेकिन वो गुरुजी को टच तक नहीं कर पाई। मुझे और मेरी फैमिली को तब जाके पता चला कि वो आत्मा मेरी वाइफ के अंदर नहीं मेरी बहन के अंदर आ चुकी है। मेरी बहन बिल्कुल वैसे ही चिल्लाने लगी जैसे पिछली रात मेरी वाइफ चिल्ला रही थी। गुरुजी हम सभी के आगे आकर खड़े हो गए और अपने मंत्रों का जाप करते रहे। मेरी बहन के अंदर जो आत्मा थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते बोलने लगी कि मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलते बोलते उस चुड़ैल ने मेरी बहन का भी शरीर छोड़ दिया और मेरी बहन बेहोश होकर फ्लोर पे गिर गई। 15 मिनट बाद मेरी बहन को होश आ गया और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगी। गुरुजी ने मंत्र पढ़ना बंद किया और बोले कि जिसने भी ये काम किया था 6 महीने बाद उसके घर में भी ऐसा ही होने वाला है और तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन था जिसने ऐसा काम किया था। 6 महीने बाद मेरी वाइफ की डिलीवरी अच्छे से हो गई और हमें एक क्यूट सा बच्चा भी हुआ। हम कॉल लगा लगा कर अपने रिश्तेदारों में खुशियां बांट रहे थे, लेकिन एक रिश्तेदार ऐसा भी था जिनके घर हमने कॉल लगाया और उनसे हमें एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली। उन्होंने बताया कि पिछले ही दिन उनकी बड़ी बहू का मिसगैरेज हो गया है जो कि 6 महीने की प्रेगनेंसी में थी। उनकी ये बात सुनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन हमें ये भी समझ में आ गया कि वही रिश्तेदार थे जिन्होंने हमारे घर में उस आत्मा को छोड़ा था। पिछले 5 सालों से उनकी दोनों बहुओं में से कोई भी बहू प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, लेकिन जिस दिन हमारे बच्चे का जन्म हुआ उसी दिन उनकी बहू का मिसगैरेज हो गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हमको समझ आ गया था कि जो वो हमारे साथ करने जा रहे थे वो उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया है। हमारी फैमिली को दुख तो था कि उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी ही भरनी। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।